हमारे साथ जुड़ गए हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हेड स्ट्रैटेजी विनोद कार्की। विनोद, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। लगातार हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट्स का मुनाफा जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, अर्निंग सीजन भी प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं और बाजार की चाल जो है एक दिन चढ़ती है एक दिन गिरती है। बताइए आपका नजरिया ओवरऑल सेंटिमेंट्स पर कैसा है? गुड मॉर्निंग, थैंक यू बुलाने के लिए आपके शो पर। ये आपने जैसे कहा कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो साइकिल है जो 2020 में बॉटम आउट हुई थी, लगभग 2% प्रॉफिट टू जीडीपी के नीचे चला गया था, वो अब करीब 4.5% प्रॉफिट टू जीडीपी पे आ गया है। और जो फोरकास्ट भी आप देखें तो 15, 16, 17% के रेंज में निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ है, और जो मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी ज्यादा है, इससे ज्यादा, बिकॉज उनको ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था कोविड का, तो वहां पर उछाल भी ज्यादा दिख रहा है। और ये देखना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, बिकॉज हमने देखा था कि 2014 से लेकर 2020 के बीच में एक अर्निंग्स रिसेशन जिसको कह सकते हैं वो आया था, जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ बिल्कुल नहीं थी, लगभग लो सिंगल डिजिट में था वो नंबर, और हर साल जो फोरकास्ट किया जाता था वो डिसअपॉइंट होता था और अर्निंग्स ग्रोथ बिल्कुल स्टैग्नेट हो गई थी इस पीरियड में। तो इसके बाद जो हमने देखा कि एक बड़ा उछाल आया है, और ये जो नॉमिनल जीडीपी के नंबर्स आप देखें तो वो भी काफी स्ट्रांग है। तो जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स होती है वो नॉमिनल अर्निंग्स होती है बेसिकली। तो अगर आप 15 से 20% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं तो ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो उस रेंज में आ सकती है, ऐसा कोई उस पर डाउट नहीं आना चाहिए। और दूसरा ये है कि दूसरा एक सिग्नल होता है कि कैसे मतलब डिसअपॉइंट होगा या नहीं होगा, उसका एक सिग्नल होता है कि बीट्स और मिसेस। जो करंट क्वार्टर में जो नंबर्स आ रहे हैं, अगर ज्यादातर मिस हो रहे हैं जो एस्टिमेट्स थे, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉरवर्ड में जो एस्टिमेट किया गया है वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है और डिसअपॉइंट कर सकता है, बट वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, वो इवनली है। और इनफैक्ट कुछ हद तक बीट्स ज्यादा है मिसेस से ओवरऑल बेसिस पे, बट कहीं पर मिस है कहीं पर बीट है, वो तो होता ही है, बट ओवरऑल बेसिस पे बीट्स ज्यादा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो अर्निंग्स बेस आफ्टर, मतलब आप समझ लीजिए 6-7 साल का जो अर्निंग्स ड्रॉट था, रिसेशन था, उसके बाद एक्सपांड होने लगा है। और साथ ही जो इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी ग्लोबल सेंट्रल बैंक जो टाइटन कर रहे हैं, उसके वजह से वैल्यूएशन डिप हो रहा है, स्टॉक प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं। तो इन दोनों का नतीजा ये हो रहा है कि जो वैल्यूएशंस रीजनेबल होते जा रही हैं। तो आपका जो फॉरवर्ड पीई है अभी करीब 18 के आसपास आ गया है, जो अक्टूबर लास्ट ईयर 23 के आसपास था। तो इन अ नटशेल अगर मैं कहूं तो अर्निंग्स बेस बढ़ रहा है, बिकॉज नॉमिनल ग्रोथ बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हेल्प करता है नॉमिनल ग्रोथ को, तो वो बढ़ रहा है। और वैल्यूएशन जो काफी हाई हो गया था, वो स्पेशली आप देखें तो इंडस्ट्रियल्स और फाइनेंशियल्स, ये दो स्पेसेस में काफी रीजनेबल है। कुछ हद तक जो ग्रोथ स्टॉक जो वहां बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म था, वहां पर अभी भी थोड़ा हाई है, बट वो करेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा ओवरऑल व्यू है अगर आप अर्निंग्स और वैल्यूएशन के एंगल से देखें। विनोद, पहले तो बहुत शुक्रिया आप 18 स्वदेश को समय दे रहे हैं। अब मार्केट के अंदर ना ये बात हमेशा से चलती रहती है कि बाज़ार देखिए बहुत करेक्ट हो गया, अब क्या एक फेस की इन्वेस्टमेंट हमको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बहुत चर्चा है हाँ इन्वेस्टर्स के बीच में कि कम से कम अगर हम 3 फेसेस में पैसा लगा रहे हैं तो क्या पहले फेस का समय आ गया बाज़ार में पैसा लगाने का? ये क्वेश्चन मेरा भी है और इसके बाद जवाब आपके पास है। मान लीजिए मेरे को 3 फेज में पैसा लगाना है, तो मैं एक फेज का पैसा मार्केट में लगा सकता हूँ क्या? मैं एसआईपी नहीं लगाता, मैं मार्केट में जब भी फॉल आता है उसका वेट करता हूँ और उसके बाद से उसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। मैं कुछ ऐसा इन्वेस्टर हूँ। तो क्या एक फेज का पैसा लगाने का समय है? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज मार्केट गिर रहा है अगर आप लेते हो और वो और गिरता रहता है, तो वो आपके लिए आउटकम बहुत अच्छा नहीं निकलता है उसमें। तो इसलिए आपको एनवायरनमेंट देखना है कि किस एनवायरनमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो हमको जो दिख रहा है कि जो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव हो रहा है। कैसे?
अगर आप देखें जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं या जो इन्वेस्टमेंट रेट बोलते हैं, वो करीब एक डेकेड से डाउन ट्रेंड में थी, और हमको वो पहला ट्रेंड दिख रहा है कि जो ऊपर जा रहा है। देखिए, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का दो मेजर जो पार्ट्स होते हैं, वो होता है पहला तो जो इंडस्ट्रियल कंपनीज की केपेक्स, और दूसरा होता है रियल एस्टेट। उसके अलावा गवर्नमेंट का केपेक्स तो होता ही है, और जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है उनका भी केपेक्स होता है। तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से जितना जोर लगा सकती है वो लगा रही है, हमने देखा हुआ है वो ट्रेंड में। और हमको क्या दिख रहा है कि करीब 8-9 साल के बाद रियल एस्टेट जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट साइकिल का, वो इम्प्रूव होता है। और रियल एस्टेट में ऐसा है कि इसका काफी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है अक्रॉस अदर सेक्टर। जो एंसिलरी कंपनीज होती हैं, बिल्डिंग मटेरियल होती हैं, जो वेजेस होते हैं ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स, बैंक फाइनेंस, तो उसका एक मैसिव मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो इस एनवायरनमेंट में, अगर इस एनवायरनमेंट जहां इन्वेस्टमेंट साइकिल और क्रेडिट साइकिल बॉटम आउट होकर ऊपर जा रही है, इस एनवायरनमेंट में अगर मार्केट करेक्शन होता है, मेरे हिसाब से जो आप बोल रहे हो कि 2 या 3 या 4 ट्रांचेस में आप सोच रहे हो, तो उसमें जरूर लगाना चाहिए। बिकॉज एनवायरनमेंट ऐसा कोई सिग्नल नहीं दे रहा है हमको कि जो कोर इंडस्ट्री है वो नीचे जा रही है ना। तो क्रेडिट ग्रोथ है, इंडस्ट्री ग्रोथ है, रियल एस्टेट साइकिल, ये सब जो करीब 8-9-10 साल के बाद पावर सेक्टर, ये जो टेलीकॉम सेक्टर, जो जिन्होंने पिछले साइकिल में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स और ग्रोथ और वैल्यू क्रिएशन किया है, वो रिवर्ट हो रही है। एनर्जी हो गया, तो ये कोर सेक्टर्स जो है उसमें इम्प्रूवमेंट है, ग्रोथ है। और तो इस एनवायरनमेंट में अगर मार्केट करेक्ट होता है, मेरे हिसाब से आपको अपना जो जितने भी आप सोच रहे हो कि एक स्टैगर्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो करना चाहिए एज पर योर रिस्क एपेटाइट। राइट। अब बात बिल्कुल आपने वही बताई एक्चुअली, जो मार्केट में इस समय लोग सोच भी रहे हैं कि थोड़ा सा अभी लगाया जाए, बाजार के अंदर थोड़ा और गिरावट आने की गुंजाइश है, ये बात आप भी मान रहे हैं। अगर आती है तो फिर और लगाया जाए, क्योंकि आपने जो एक बेस बताया वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो कोर सेक्टर है वहाँ पे अच्छी ग्रोथ है, वहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं है कि मेजर क्रैक है या कहीं हम मंदी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा। और कोर सेक्टर अगर ग्रोथ करेगा तो फिर आपका पैसा वापस आ ही जाएगा, डबल होके या ट्रिपल होके, जैसे भी आगे ग्रोथ आनी होगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया, आपने वो क्वेश्चन का जवाब दिया जो कि इन्वेस्टर्स के मन में चल रहा है। आगे मेरी सहयोगी प्रियंका भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही है। मॉर्निंग विनोद, प्रियंका हियर। एक्चुअली डेटा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपने भेजा। हमने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के डेटा बेसिस पर ये कॉन्वर्सेशन स्पेशली रखी कि जितना भी कॉर्पोरेट मुनाफा है, आप मान रहे हैं, हालांकि कुछ स्पेसेस है जहां इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, वहां तो क्लियर है, लेकिन जहां कॉर्पोरेट मुनाफा बढ़ा है उनमें बड़ी भागीदारी जो है वो इंडस्ट्रियल की है, फाइनेंशियल स्पेसेस की है, जो कोर सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं। तो टू सेट द कॉन्टेक्स्ट राइट फॉर आवर व्यूअर्स आल्सो। सो ऐसे में एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं और ये बात बहुत कॉमनली बात की जाती है इन्वेस्टर्स के लिए कि भारत जो है, जो इंडिया है, वो बहुत ही ऊंची पी पर ट्रेड करता है, एज इंडेक्स के लिए भी ये कहा जाता है। लेकिन अब आपको लगता है कि अब हम वैल्यूएशन या एवरेज वैल्यूएशन के पास आ गए हैं? क्योंकि पी रेशियो अब आप देखें तो फिसलकर यहाँ पर उसमें भी बड़ी करेक्शन आई है। लगभग जो अक्टूबर 2021 में थी वो 22 टाइम्स थी, लेकिन अब ये स्लिप होकर 18 टाइम्स आ गई है। क्या अब भी हम एक एवरेज वैल्यूएशन पे हैं या फिर अभी और समय लगेगा? हाँ, तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तो 22.8 मतलब ऑलमोस्ट 23 चला गया था अक्टूबर में, तो 22.8 23 राउंड ऑफ कीजिए, 23 से 18 पे आ गया है। अब इसमें क्या है कि यूजुअली क्या होता है कि मार्केट प्राइस करेक्शन से वैल्यूएशन करेक्ट होता है, बट यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों का जो हमने, आप देखेंगे एक एग्जिबिट रखा है उसमें कि ये जो 21-22% का जो वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 23 से 18 का, उसमें इक्वल रिस्पॉन्सिबल है जो अर्निंग्स बेस 10-11% बढ़ा है और जो मार्केट करेक्शन हुआ है 10-15% के रेंज। तो दोनों की भागीदारी, ऐसा नहीं है कि मार्केट करेक्ट हो रहा है खाली और इसकी वजह से मार्केट चीप हो रहा है। वैल्यूएशन, अपना अर्निंग्स बेस बढ़ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमको लगता है कि जो अर्निंग्स बेस है इस तरह से एक्सपैंड अगर करता रहा तो आप देखेंगे कि
अभी जो 18 है, अभी सपोज ये मार्केट 2 क्वार्टर ये लेवल पे रहता है, हम क्या देख रहे हैं कि जो अर्निंग्स बेस है एवरी क्वार्टर 3-4% से एक्सपांड होते जा रहा है, मिनिमम 4%, 5% डिपेंडिंग ऑन द क्वार्टर टू क्वार्टर डिफरेंस रहता है। तो वो क्या हो जाएगा कि ये जो 18 है वो आप 2 क्वार्टर बाद देखेंगे तो 10% से मार्केट का जो अर्निंग्स बेस और एक्सपांड हो जाएगा, तो ये 18 करीब 16 के आसपास, 16-17 के रेंज में आ जाए अगर मार्केट यहीं पर स्टैग्नेट करता है फॉर 2 क्वार्टर्स मोर। सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस फेज में मार्केट करेक्शन हो रहा है। पहले क्या हुआ था कि जब करेक्शन हुए हैं वहां पर अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट साइकिल चल रहा था, तो आप जो अर्निंग्स पकड़ते थे वो अर्निंग्स आती ही नहीं थी, यू नो। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू लुक इस साइकिल में जो वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा है, अर्निंग्स बेस बढ़ रहा है। और करेक्शन यहाँ पर निफ्टी पीई में भी करीब 21% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मौजूदा अगर 18 पर और अक्टूबर 2021 का अगर देखें 22-23 तक के जाता हुआ देखने को मिला है। लेकिन विनोद, ऑफ कोर्स आप सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि स्ट्रांग बनते हुए धीरे धीरे नजर भी आ रहे हैं आपको। मैं आपका नजरिया सालाना आधार पर कैगर के तौर पर भी आपने अपनी ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस बताएं, वो भी बताएं, और साथ ही कमोडिटीज को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो एलिवेटेड एक्शन है ही। वहां से क्या आपको लगता है कि सिचुएशन और बेहतर होती हुई दिखेगी? ये जो तेजी कमोडिटी में देखने को मिली है, सरकार काफी कुछ कर रही है, धीरे धीरे सप्लाई डिमांड मिसमैच खत्म होता हुआ दिखेगा। देखिए, कमोडिटी का 2 एंगल है। एक तो जो कमोडिटी प्राइस मतलब कमोडिटी मैन्युफैक्चरर्स हैं या कमोडिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उनका जो होलसेल प्राइसेस है वो आप WPI में देखिए वो कंटिन्यूसली डबल डिजिट है। इसलिए क्या हो रहा है कि इनको विंडफॉल रियलाइजेशन मिल रही है। ये जो सेक्टर्स हैं जो कमोडिटी मैन्युफैक्चर करती हैं, तो गवर्नमेंट भी वो एंगल से देखती है कि मतलब थोड़ा प्राइस इन्फ्लेशन को टेम किया जाए, तो उस चक्कर में थोड़ा उनका जो प्रॉफिट साइकिल बहुत ज्यादा बढ़ रहा था वो थोड़ा सा वहां पर थोड़ा स्टैग्नेशन आ सकता है। तो बट उसका दूसरा एंगल ये आप देखिए कि ये जो गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली जो कर रही हैं, एक्शन ले रही हैं, आप देखेंगे कि पिछले कुछ महीनों से कमोडिटी प्राइसेस एक्चुअली स्टैग्नेट होने शुरू हो गए और कुछ हद तक नीचे भी आने लग गए हैं मेटल्स में और। तो क्या है कि जैसे मैंने कहा कि ये अर्निंग्स बेस बढ़ रहा है, अब 2 क्वार्टर आगे जाएंगे, तो अगर कमोडिटी प्राइसेस इसी रेंज में रहती हैं तो उनका बेस इफेक्ट आने लगेगा, बिकॉज लास्ट ईयर जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में से कमोडिटी प्राइसेस स्पाइक होने लगे थे, फिर वो यूक्रेन का क्राइसिस आया। और तो जैसे से आप आगे जाओगे अगले 6-7 महीने में आपका बेस इफेक्ट आने लगेगा, और इस चक्कर में इन्फ्लेशन भी जो है, अगर यहाँ से कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, जो मुश्किल लगता है बिकॉज कि वो बढ़ जाएं, क्योंकि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स गवर्नमेंट्स का जो एक्शन है वो काफी हद तक है यू नो फोकस्ड है कि इन्फ्लेशन, और उसका नतीजा दिख रहा है। आप देखिए कि ऑयल प्राइसेस हो गए, मेटल प्राइसेस हो गए, ये थोड़ा कुछ महीनों से स्टैग्नेट करने शुरू हो चुके हैं। और जो जिसने ये ट्रिगर किया था वो क्राइसिस, वो तो लोग भूल ही गए हैं कि यूक्रेन का जो रशिया का जो क्राइसिस, जो वॉर अटैक हुआ था, वो धीरे धीरे एक लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। मतलब जो ग्लोबल लेवल पे जो वॉर होने की बात कर रहे थे वो अब कम ही मतलब सुनाई में देता है। वो धीरे धीरे फेड होते जा रहा है, एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट होते जा रहा है। वो जो ग्लोबली हमने देखा कई जगहों पर लोकल कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। तो धीरे धीरे, और रशिया भी आप देखिए, जिस कंट्री को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए वहां की करेंसी सबसे ज्यादा बाउंस की है, यू नो। सो मुझे लगता है कि कुछ हद तक ये थोड़ा ये कमोडिटी प्राइसेस स्टैग्नेट होना और इससे थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा कंपनीज को, और डिमांड रीजनेबल रहेगी। और बट हैविंग सेड दैट, अगर 100 के आसपास भी ऑयल रहता है तो इट इज हाई, यू नो। खाली YOY ग्रोथ कम होती जाएगी, बट ये स्टिल एलिवेटेड लेवल्स है। तो इस लेवल्स पे अगर ये रहता भी है तो कमोडिटी कंपनीज का जो प्रॉफिट साइकिल या कैश फ्लो जनरेशन स्ट्रांग ही रहेगी। बिल्कुल विनोद, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया 18 न्यूज़ स्वदेश का अपने समय दिया। आपकी रिसर्च हमेशा से बेजोड़ होती है, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। आप खुल के बात भी रखते हैं और फैक्चुअली बात रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच विनोद। थैंक यू सो मच।